नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक होटल की, जो कि कई सालों पहले खुला था। उस समय होटल्स वगैरह के जो ट्रेंड थे वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये होटल्स के ट्रेंड के शुरुआती दौर का दूसरा या तीसरा होटल था जिसको खोला गया था। कई सालों से ये होटल चलने के बाद फिर एक लंबे समय के लिए बंद कर दिया गया था। ये होटल बंद क्यों हुआ था, ये बात किसी को भी पता नहीं थी। हाँ, लेकिन एक लंबे समय के गैप के बाद उस होटल को वापस से खरीदने और बेचने की बात शुरू होने लगी। बात धीरे धीरे मार्केट में फैलने लगी। ये बात घूमते फिरते दो भाइयों के पास पहुंची, जो कि किसी ऐसे ही बिजनेस की तलाश में थे काफ़ी लंबे समय से। उन दोनों भाइयों का नाम था अनिल और सुनील। उन दोनों भाइयों ने काफ़ी समय तक जॉब करके अपने काम से काफ़ी सारे पैसे बचा रखे थे अपने एक नए बिजनेस के लिए। तो उनके दिमाग में 2-3 प्लान्स थे, जिसमें से एक प्लान था होटल खरीदकर उसे चलाना। और ये होटल बहुत लंबे समय से बंद रहने के वजह से इसके बारे में थोड़ी बहुत अफवाहें भी थीं, जिसके वजह से इसकी कीमत काफ़ी कम लगाई जा रही थी। लेकिन इन दोनों भाइयों को इस अफवाह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो घूमते फिरते इस होटल को देखने के लिए पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो उन्हें वो होटल काफ़ी पसंद आया। उनके मन लायक और उनके बजट में था वो। फिर उन्होंने देखकर सोच समझकर डील फाइनल कर ली, और कुछ ही दिनों में डील फाइनल करने के बाद उसको चालू करने का काम भी शुरू कर दिया। काम मतलब जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत की थीं, जैसे ड्रिंक्स वगैरह या काम करने के लिए स्टाफ्स, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम होते ही उन्होंने काम जल्दी से जल्दी शुरू करवा दिया था। और जब काम शुरू हो गया तो लगभग 1 हफ्ते तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। उनकी कमाई भी उनकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि वो होटल बहुत ही मेन इलाके में था, जो कि लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए काफ़ी था। वहाँ पर जब सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एक रात की बात है, अनिल वहीं होटल में ही रात भर रुका हुआ था पैसों का हिसाब करने के लिए। और जब वो पैसों का हिसाब कर रहा था, उसे नीचे बेसमेंट से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसने पूरा होटल तो घूमकर देख लिया था, लेकिन बेसमेंट का एरिया एक ऐसा एरिया था जहाँ ना तो वो अभी तक पहुँचा था और ना ही उसने वो एरिया देखा था। अब जब उसे वहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी तो उसने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर जाकर वहाँ थोड़ी तफ्तीश कर ली जाए। वो ढूंढते ढूंढते बेसमेंट का रास्ता उसे मिला, और वो जब वहाँ पर पहुँचा, उस बेसमेंट में काफ़ी ठंड थी। उसे उतनी ज़्यादा ठंड का एहसास होटल में कहीं भी नहीं हुआ था। तो उसे लगा शायद यहाँ पर भी एसी होगा, जो कि अभी बंद करना वो भूल गए होंगे, इसलिए उसे वहाँ पर इतनी ठंड लग रही है। उसने स्विचेस ढूंढे, लेकिन ना तो वहाँ पर कोई एसी था और ना ही कोई भी एसी का स्विच। फिर भी वो वहाँ पर अपने हिसाब से जितनी चीज़ें देख सकता था, चेक कर सकता था, उसने वो सारी जांच पड़ताल की। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर आखिरकार थक कर वो वहाँ से निकल कर जाने लगा। जब वो वहाँ से निकल कर जाने लगा तो जिन आवाज़ों की वजह से वो बेसमेंट में आया था, वो आवाज़ें दोबारा से आने लगी।
और अब वो आवाज़ उसे समझ में आ रही थी कि बेसमेंट की कौन सी तरफ से आ रही है। वो उस तरफ देखने के लिए बढ़ गया। उस तरफ जाने के बाद उसने सारा कुछ चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। वो सारी चीज़ें देख ही रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे से कोई साया तेजी से गुजरा हो। उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। आखिरकार वो वहाँ से बाहर निकलकर अपने काम में वापस से लग गया, क्योंकि उसे पैसे का हिसाब आज के आज ही ख़त्म करके अपने भाई को अगली सुबह बताना था। और बाकी की जो भी चीज़ें होटल में कम थी, वो चीज़ें उसे वहाँ पर वापस से लानी थी। वो पैसे का हिसाब करता रहा। उसे बार बार उसी साये का एहसास अब बेसमेंट से निकल के आने के बाद भी अपने पीछे महसूस हो रहा था। अब वो इस चीज़ से थोड़ा घबरा गया और उसने सारा हिसाब वहीं का वहीं बंद किया और वो घर पर चला गया। जब वो घर पर पहुंचा तो उसका भाई सो चुका था। अगली सुबह उसके भाई ने उससे ये सवाल किया, तुमने हिसाब कर लिया क्या? उसने कहा, नहीं, मैंने हिसाब नहीं किया। और रात में उसे वहाँ होटल में जो भी महसूस हुआ था उसने अपने भाई को बता दिया। उसका भाई उसके किसी भी बात पर भरोसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुम बहाने बना रहे हो। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। ये बोलकर वो दोनों आज होटल के लिए थोड़ी जल्दी निकल गए और आज वापस से शाम से वहाँ पर जैसा माहौल जमता था वैसा ही क्राउड इकट्ठा होना शुरू हो गया। माहौल काफ़ी जम चुका था। बहुत ही चहल पहल थी चारों तरफ। सब कुछ बहुत ही अच्छा और सामान्य नज़र आ रहा था। वहाँ पर एक वेट्रेस थी जिसको कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें महसूस हो रही थी, लेकिन उसे लगा कि ये उसका वहम है और उसने ये बात किसी से भी नहीं कही। इसी चीज़ की उधेड़-बुन में उसके ऊपर ड्रिंक्स गिर गए जिससे उसके कपड़े खराब हो गए। सुनील ने कहा, तुम एक काम करो, ऑफिस में जाकर अपने कपड़े बदल लो, वहाँ पर दूसरे कपड़े रखे होंगे, वो कपड़े पहनकर वापस से काम पर आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी उस दिन 2 स्टाफ छुट्टी पे थे, इसलिए वो उस स्टाफ को आज के दिन छुट्टी नहीं दे सकते थे। उसने वैसा ही किया। वो ऑफिस में गई और उसने दरवाज़ा लगाकर अपने कपड़े बदलने की कोशिश करनी जैसे ही शुरू की, उसे भी वैसा ही साया अपने आसपास महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसे बहुत डर लगा। उसने कपड़े नहीं बदले और वो उसी तरह निकल कर भागती हुई लोगों की भीड़ के बीच में आ गई। सुनील ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे अंदर डर लग रहा था। मुझे लगा जैसे कोई है, कोई मुझे देख रहा है। सुनील ने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम लोग सबको वहम हो गया है। एक काम करो, जाओ तुम चुपचाप काम करो यार, ये फालतू की बातें मत करो, और ये बातें किसी भी गेस्ट के सामने तो करना ही मत। तुम लोग मेरा बिजनेस डुबवा दोगे। ये सुनकर उस वेट्रेस को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो अपनी मजबूरी के वजह से वहाँ पर काम कर रही थी। सब कुछ अच्छा और नॉर्मल चलता रहा। वो रात भी अच्छे से बीत गई, लेकिन आज हिसाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आज सुनील खुद रुकने वाला था और उसने यही किया। उसने सारे लोगों के जाने के बाद अपने भाई को वहाँ से जाने के लिए कह दिया, और जब उसका भाई चला गया तो वो खुद उसे मेन डोर तक छोड़ने के लिए गया था। उसने जब होटल का दरवाज़ा बंद किया, तब दरवाज़ा बंद करने के बाद उसे अचानक से वही मेन डोर के पास बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास होने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था।
उसे यही लगा कि शायद एसी बंद करना उसका भाई भूल गया है और वो भी एसी का स्विच ढूंढने के लिए चला गया। उसने एसी का स्विच जहाँ कहीं भी देखा, हर जगह वो स्विच ऑफ हो चुका था, लेकिन अभी भी ठंड कम नहीं हो रही थी, बल्कि उसे धीरे धीरे ठंड लगना बढ़ता जा रहा था। उसे एक कपकपी सा एहसास हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एसी बंद होने के बाद भी ठंडक इतनी कैसे है, और है तो लेकिन वो बढ़ती कैसे जा रही है। फिर उसे लगा शायद मौसम में ठंडक होने की वजह से ऐसा हो रहा हो। उसने इन बातों पर ध्यान देकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा सोचा कि वो अपने ऑफिस में बैठकर जल्दी से जल्दी हिसाब ख़त्म करके अपने घर चला जाए। उस समय करीब करीब रात के 2:45 बज चुके थे और अब उसे हिसाब लगभग 1.5 से 2 घंटे में ख़त्म करके घर जाना था। वो ऑफिस में पहुंच गया, लेकिन जब वो ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसे ऑफिस के अंदर से ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जैसे कोई सारी चीज़ों को उथल पुथल कर रहा हो। और जब वो ऑफिस के अंदर आया, ऑफिस में सारी चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई थी और वहाँ पर पैसे भी कम थे। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ कैसे, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया है। उसने तुरंत पुलिस को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। पुलिस ने पूरे होटल की तलाशी अच्छे से ली, लेकिन वहाँ पर सुनील के अलावा कोई भी नहीं था। अब कहीं ना कहीं सुनील को अनिल की बातें और उस वेट्रेस की बातें सही लग रही थी। ये सारी चीज़ें जब जब हो रही थी, तब हमेशा किसी के होने का एहसास उन तीनों को हुआ था। इस तरीके से डर डर के इस काम को करना इतना आसान नहीं था और वो इस काम को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों भाइयों ने इसमें अपनी सालों की जमा पूंजी लगा दी थी। अगर इस काम को वो छोड़कर जाते तो उनकी सड़क पर आने की नौबत आ जाती। इसलिए अब उन दोनों ने ये फैसला किया कि उन्होंने ये होटल जिस बंदे के थ्रू ख़रीदा है, वो उससे मिलकर इस होटल के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं करेंगे। उन्होंने तुरंत कल के कल उस बंदे को कांटेक्ट किया। उस बंदे से बात करने पर उसको भी इस होटल के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं पता थी। उसको सिर्फ वही रूमर्स पता थे जो कि इससे पहले उसने भी सुन रखे थे। तो उसने वो सारी बातें इन दोनों भाइयों को बता दी। जब उसने ये बातें उन दोनों भाइयों को बताई तो सुनील गुस्से से भड़क उठा। उसने तुरंत कहा, जब ऐसी बात थी और ये बात तुम्हें पता थी, फिर भी तुमने ये होटल हमें बेच दिया, तुमने हमें धोखा दिया है। लेकिन उसने कहा, आप जिस बजट में होटल ढूंढ रहे थे वो मिलना नामुमकिन था, इसलिए अब आप ये सोच लीजिए कि आपको ये होटल रखना है या नहीं। दोनों भाइयों के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। उन दोनों ने यही कहा, हमें इसके बारे में पूरी सच्चाई जाननी है, फिर हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। फिर उस ब्रोकर ने कहा, ठीक है, अगर आपको पूरी बात जाननी है तो इस होटल के पुराने मालिक से आप जाकर मिलिए, वो शायद आपको सारी बातें बता पाए। फिर उसके अगले दिन वो उस मालिक के पास पहुंच गए जिससे उन्होंने ये होटल ख़रीदा था। उसने ये बात बताई कि पहले ये होटल इस शहर का सबसे पॉपुलर और फेमस होटल था। उससे काफ़ी पैसे भी बनाए थे उसके मालिक ने। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसने अपने बाकी के कामों में ध्यान देना शुरू किया तो वहाँ पर उसने एक बहुत ही भरोसेमंद मैनेजर को अपॉइंट किया था, जो कि इस मालिक के नहीं रहने पर सारी चीज़ों का देखभाल
खुद ही किया करता था। उसने कभी भी किसी भी चीज़ में कोई भी गलती नहीं की थी। मालिक को धीरे धीरे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था। लेकिन इतना पैसा रोज रोज सामने देखने के बाद किसी की भी नीयत खराब हो सकती थी। यही हुआ उस मैनेजर के साथ। एक लंबे समय के बाद उसकी नीयत उन पैसों पर खराब होने लगी और धीरे धीरे उसने पैसे के घपले करना शुरू कर दिए। जब उसने पैसे के घपले करना शुरू किए तो उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता चला गया। उसने थोड़े फिर थोड़े और करके लाखों लाख के गड़बड़ करना शुरू कर दिए हिसाब में। ये बात आखिर कब तक छुपती मालिक से। मालिक को एक बार ये बात पता चल गई और मालिक ने उस मैनेजर को वहाँ से निकाल कर बाहर करने की धमकी दी। वो मैनेजर उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, उनसे माफ़ी मांगने लगा कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे निकालिए मत। अगर आप निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। उसका इतना रोना और गिड़गिड़ाना सुनकर मालिक को उस पर दया आ गई और मालिक ने उसे काम से तो नहीं निकाला, हाँ, लेकिन पैसे की देख रेख और हिसाब किताब करने का काम उसके हाथ से छीन लिया। अब वो चाह कर भी एक भी रुपए का गड़बड़ नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद उस मैनेजर को पता चला कि उसे कैंसर हो गया है और उसकी इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे। उसने जो इतने सालों तक घपला किया था वो सारे पैसे वो अपनी अय्याशी में ऑलरेडी उड़ा चुका था। अब वो किसी भी हालत में खुद को मरते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे मतलबी लोग ऐसे ही होते हैं। उसने बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश की कि किसी तरह थोड़े बहुत पैसे तो वो घपले करके बचा ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था और अब उसके पास पैसे कहीं से भी नहीं आ रहे थे। सैलरी जितनी थी उतने में तो उसका काम चलना नामुमकिन था। उसके घर का खर्चा ही ठीक से नहीं चल पाता था, तो वो अपना इलाज कैसे कराता। उसने मालिक को अपने बीमारी की बात बता दी, लेकिन मालिक को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले ही अपना विश्वास खो चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे उस बीमारी के वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही थी, या आप यूँ कह सकते हैं कि वो तिल तिल करके मर रहा था। शायद ये उसके पापों का नतीजा ही था और वो इस तरीके से मरना नहीं चाहता था। इसलिए एक दिन उसने खुद को गोली मारकर उसी होटल में अपनी जान दे दी और उसके बाद से उस होटल में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होता रहता और उस मालिक को हमेशा उस होटल में उसके होने का एहसास होता था। और जिस भी परछाई को इन दोनों भाइयों ने देखा था, उसका हुलिया बहुत हद तक इस मैनेजर से ही मिल रहा था। उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अभी भी वो मैनेजर और उसकी आत्मा वहीं पर है। अब इस चीज़ का उपाय मालिक तो नहीं करवा पाया, इसलिए उसने परेशान होकर इस होटल को बंद कर दिया था। और अब अनिल सुनील इस चीज़ को बंद करके तो नहीं जा सकते थे, तो उनको करने के लिए अब बस एक ही उपाय था कि वो किसी बाबा या किसी तांत्रिक से मिलकर इस चीज़ का समाधान ढूंढें, क्योंकि धीरे धीरे होटल के हादसे बढ़ने लगे थे। अब धीरे धीरे गेस्ट को भी इन चीज़ों का एहसास होने लगा था, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका था कि जब लेडी कस्टमर अपने वॉशरूम में थी तो उसे ऐसी ही परछाई वहाँ पर नज़र आई थी। फिर इस बात को दोनों भाइयों ने
बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके उन दोनों लेडी गेस्ट से बोला कि आप इस बात को प्लीज़ बाहर मत बोलिए वरना मेरा होटल बंद हो जाएगा। और वो दोनों नेचर की काफ़ी अच्छी थी, इसलिए वो मान गई। लेकिन ये कब तक ऐसे चलता, इसलिए सुनील एक बाबा से जाकर मिला और उनको सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, ठीक है, इसके लिए मुझे तुम्हारे होटल आकर देखना पड़ेगा। वहाँ पर वो बाबा जी आए और उन्होंने जो भी क्रियाविधि इन दोनों भाइयों को करने के लिए बताई, उसका भी खर्चा काफ़ी था। लेकिन इस होटल को बंद करके सड़क पर आने से बेहतर था कि वो बाबा की बताई हुई चीज़ों को चाहे जैसे भी एक बार करवा लें और इस आत्मा से मुक्ति पा लें, ताकि धीरे धीरे वो अपने इस नुकसान की भरपाई अपने होटल से कर सके। और उन दोनों ने ऐसा ही किया और उन बाबा जी के इस समाधान हवन करने के बाद वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया और धीरे धीरे इन दोनों भाइयों को काम में जो भी नुकसान हुआ था, उन दोनों ने मन लगाकर काम करके उस नुकसान की भरपाई कर ली। आज भी वो होटल उस जगह पर है और आज वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमें आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके पास आपकी कोई ऐसी कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आपको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।